सूरज जहानी। तो कैसे हैं मेरे भाई बहन? तो ऑल द क्लास 12 इंग्लिश स्टूडेंट्स, क्या आप लोग रेडी हो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज के लिए? 2-3 दिन से कमेंट्स पे कमेंट, दीदी चैप्टर के बाद क्वेश्चन आंसर्स कैसे करें? तो गाइस डोंट वरी, आई एम हियर। अब हम अपने क्वेश्चन आंसर्स पर आ गए हैं, ठीक है। अभी क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करने से पहले मेरे सारे प्यारे प्यारे भाई बहन मुझे कमेंट सेक्शन में लाइव चैट में ये बताएंगे कि कितने स्टूडेंट्स ने फ्लेमिंगो बुक और विस्तास बुक अच्छे से पढ़ ली है। देखो गाइस, इस साल जिस हिसाब के क्वेश्चन आ रहे हैं उनको आप क्रिटिकल थिंकिंग कह सकते हो, पैरेलल कह सकते हो, फलाना ढमकाना, पता नहीं कितने नामों से आप उन्हें बुला सकते हो। वो क्वेश्चन तुम्हें बहुत मुश्किल लग रहे हैं, उन क्वेश्चन को देख के तुम्हें बहुत डर लग रहा है, तो मैं यहाँ पे हूँ उस मुश्किल और उस डर को हल करने के लिए। मेरी बात सुनते रहो, मैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगी उन्हें प्रैक्टिस करते रहो, हर क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे गारंटी से। बट सबसे पहला टास्क आपको क्या करना है, पहले बताओ कितने बच्चे फ्लेमिंगो पढ़ चुके हैं और विस्तास पढ़ चुके हैं। अगर आपने एक भी चैप्टर ऐसा है अगर फ्लेमिंगो का और विस्तास का आपको नहीं आता है, तो सबसे पहली चीज है गाइज आप चैप्टर समझो। मैंने अपने चैनल पे वन शॉट में दोनों की दोनों बुक्स और पोइट्री पढ़ा दी है। फ्लेमिंगो की वन शॉट वीडियो है, उसका लिंक आपको यहाँ आई टैब में मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी। आपको उस पर क्लिक करना है, वो 2 घंटे की वीडियो होगी, उसमें बैक टू बैक मैंने 8 के 8 चैप्टर फ्लेमिंगो के पढ़ा दिए और ऐसे पढ़ाए हैं कि वहां पे आपकी क्रिटिकल थिंकिंग बिल्ड हो रही है। जिस हिसाब से आपको क्वेश्चन आंसर करने हैं उस तरीके से मैंने आपको चैप्टर समझा दिया है। आपके एग्जाम में महा एपिसोड डबल थीम वाले क्वेश्चन आएंगे, वो डबल थीम पैरेलल को मैं महा एपिसोड क्वेश्चन कह रही हूँ क्योंकि उसमें 2 चैप्टरों के करेक्टर मिलने वाले हैं, तो उनके बीच में बातें होने वाली, तो मैंने उन्हें कहा महा एपिसोड। तो तभी मैंने इस साल जो है आपको वन शॉट वीडियोस में पढ़ाया है, सो डैट जब आप वन शॉट में पढ़ोगे इकट्ठे सभी चैप्टर्स को तो आपको कनेक्टेड रहोगे, आपको पता होगा रैट रैप भी, सोफी भी, सब भी क्या चल रहा है। तो इसलिए अगर आपने नहीं पढ़ा है तो सबसे पहले आप फ्लेमिंगो कवर कर लेना, ठीक है। इन क्वेश्चन को देखने के बाद भी पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। फ्लेमिंगो पूरी पढ़ लेना। विस्तास सबसे जरूरी चीज है गाइस, चैप्टर समझोगे तो आप हर क्वेश्चन को आंसर कर पाओगे। क्वेश्चन आंसर टेक्निक फॉर्म कैसे करोगे वो मैं बता दूंगी, बट मेरी बताई हुई हर टेक्निक तब लगेगी, तब आपके काम आएगी जब आप चैप्टर पढ़ लोगे। चैप्टर पढ़ने के लिए 2 वीडियोस गिवन है, 2 नहीं 3 है। एक में पोइट्री है पूरी की पूरी, कुछ बच्चों को नहीं पता था, मैं पूरी पोएम्स पढ़ा चुकी हूँ, बेहतरीन एक्सप्लेनेशन, एक लाइन हिंदी में बता दिया। कुछ भी पोएम का कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप आंसर करोगे। विस्तास भी पढ़ा दिया, फ्लेमिंगो भी, तीनों लिंक डिस्क्रिप्शन में भी गिवन है, आई टैब में भी। आप पहले पूरे चैप्टर्स पढ़ लो। अब मेरे बहुत सारे भाई बहन ऐसे हैं जो लाइव चैट में और कमेंट्स में बता चुके होंगे कि वो चैप्टर पढ़ चुके ना आप चैप्टर। अब चैप्टर के बाद बात आती है गाइस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। क्वेश्चन आ रहे हैं आपकी बात क्रिटिकल थिंकिंग और वो वाले। मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ इन क्वेश्चन को सॉल्व करने की। ये इन क्वेश्चन आंसर सीरीज का पार्ट 1 है, ठीक है। अब की बार क्वेश्चन डिफिकल्टी लेवल यहां पर है ना, तो हम इस तरीके से ही प्रिपेयर करेंगे। आज इस क्वेश्चन आंसर सीरीज का पार्ट 1 है, फिर हम इस क्वेश्चन आंसर सीरीज का पार्ट 2 करेंगे। ये जो पार्ट 1 है इसमें मैं आज आपको जो आपकी फ्लेमिंगो बुक है उसके हर एक चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दूंगी। 8 के 8 चैप्टर के ऐसे क्वेश्चन हम करने वाले हैं जो पिछले सालों में बार बार पूछे गए हैं। आज हम हर PYQ सॉल्व कर लेंगे इस वीडियो में। एंड आज जो मैं आपको क्वेश्चन कराने वाली हूँ गाइज वो है बेसिक क्वेश्चन। बेसिक क्वेश्चन है एंड आप मानो रॉ मटेरियल क्वेश्चन है। आपने देखा एक भयंकर सा क्वेश्चन सैंपल पेपर में, आप डर गए कि मैं कैसे आंसर करूंगा, डरे होगे बहुत सारे बताना कैसे आंसर करूंगा। तो आज जो ये क्वेश्चन मैं आपको पढ़ने को कह रही हूं, अगर आपने ये पढ़ लिया, ये चैप्टर के ना मोस्ट इंपॉर्टेंट जोन से मैंने क्वेश्चन निकाले हैं, क्योंकि इतनी बार मैं आपको चैप्टर सब पढ़ा चुकी हूँ, लगभग 3-4 साल होने वाले इन चैप्टर्स को पढ़ाते पढ़ाते, ठीक है। तो मुझे पता चल चुका है कि कहाँ से बोर्ड एग्जाम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तभी पिछले साल की टर्म 2 सीरीज में डायरेक्ट मेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज से क्वेश्चन आए थे और आपके सीनियर स्टूडेंट्स ने ऐसे सर्कल करके भेजा था, ठीक है। अब आपके बार आप क्या हो चुका, आपका हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन आ रहे हैं, कोटेशन बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उन कोटेशन बेस्ड क्वेश्चन की तैयारी 2 स्टेप में होगी। आज हम कर रहे हैं बेसिक लेवल क्वेश्चन। आपको हर चैप्टर का आंसर फॉर्म, ये जो क्वेश्चन करोगे आप कहोगे तो आसान लग रहे हैं। अगर आपने ये आसान क्वेश्चन कर लिया आपको पूरी लैंग्वेज समझ में आ जाएगी, अच्छा ऐसे आंसर करना है। एग्जाम में बस इन्हीं आसान क्वेश्चन के ऊपर एक कोटेशन लिखी आएगी, आप उस कोटेशन का जवाब देके वही आसान आंसर लिख सकते हो। तो ये बेसिक रॉ मटेरियल क्वेश्चन है। अगर ये प्रिपेयर कर लिए एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आंसर कर पाओगे। अभी आपको समझ में आ जाएगा, चैप्टर के हर कोने से मैं आपको क्वेश्चन करा रही हूँ। भाई एग्जाम में कितना भी मुश्किल क्वेश्चन आए
आएगा तो चैप्टर के उन्हीं कोनों से, तो मैं उस हर कोने का क्वेश्चन आपको आज इस वीडियो में कराने वाली हूँ। आज बेसिक रॉ मटेरियल क्वेश्चंस कर रहे हैं, इनका आंसर फॉर्मेशन देख लेना अच्छे से, और कल जो है मैं आपको वो जो कोटेशन बेस्ड हाई लेवल क्वेश्चन है वो बता दूंगी। मेरे पे ऑलरेडी सीरीज रेडी थी ये वाली आपके कोटेशन बेस्ड क्वेश्चन की, बट मैंने पहले वो नहीं पढ़ाया कि पहले मैं आपको इतने डिफिकल्ट वाले कराने लगूंगी तो आप कहोगे कैसे लिखेंगे ये। तो आज बेसिक वाले करा रही हूँ। आज अगर इन्हें तुमने पढ़ लिया ना, ये तुम्हें सारे आते होंगे, अभी अभी तुमने चैप्टर्स पढ़े हैं, ये तुम्हें सारे आते होंगे। इनका फॉर्मेशन अगर तुमने ये भी लर्न कर लिया ना, बस ये भी तुमने समझ लिए, तो आप हाई ऑर्डर भी सॉल्व कर पाओगे। और अगर सिर्फ हाई ऑर्डर करके जाओगे एग्जाम में, कोई और हाई ऑर्डर आएंगे, यही वाले नहीं आएंगे, कोई और आएंगे। ये कर लोगे, क्या पता एग्जाम में इसी सीरीज से क्वेश्चन आ रही हो। तो ध्यान से एंड तक मेरे भाई बहन सीरीज देखेंगे। एक कॉपी लेके बैठो, नोट डाउन करते रहो इन क्वेश्चन को। मैं तुम्हें अभी थोड़ी देर ना मैं पॉज करूंगी, ठीक है, उस क्वेश्चन को रीड करने का आपको टाइम दूंगी, तो लिखते रहना क्वेश्चन को। लिखने का टाइम नहीं होगा, स्क्रीनशॉट ले लेना। स्क्रीनशॉट नहीं लेना, मैं इंस्टाग्राम पे ये सारी क्वेश्चंस अपलोड कर दूंगी, इंस्टा पे जाके आप चेक कर लेना, आईडी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, सब अपलोड कर दूंगी, वहां से जाके चेक कर लेना। नहीं तो लिख लो, मैं तो कहती हूँ लिख लो, एक कॉपी लो, पेपर लो, ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कीवर्ड बना के लिख लो। ये क्वेश्चन अगर कर लिए तो हर क्वेश्चन को आंसर कर पाओगे अपने एग्जाम में। शुरू करूंगी आपके लास्ट लेसन चैप्टर से विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। अभी सबसे पहला क्वेश्चन तो मैंने कोटेशन बेस्ड ही रखा है आपके लास्ट लेसन चैप्टर का, सैंपल पेपर का पहला क्वेश्चन, जिसे देख के आप डर गए थे। ये डर भी बाहर निकालती हूँ कि क्वेश्चन मुश्किल आ रहे हैं। इस क्वेश्चन को पढ़ो। You realize the true value of things only on losing it. Comment on this statement in the light of the story last lesson. ये सैम्पल पेपर का क्वेश्चन है कि you realize the value of thing on losing it. आपको एक चीज़ की अहमियत तभी पता चलती है जब वो आपसे खो जाती है। लास्ट लेसन से जोड़ के इसका जवाब दो। क्या आपको नहीं समझ में आया इसमें क्या इसमें कुछ? हाँ, हमने लास्ट लेसन में मैंने आपको यही तो पढ़ाया कि फ्रांस हो गया या एम हैमिल्टन हो गई या फिर विलेजर्स हो गए। सबको लास्ट लेसन वाले दिन पे ही रियलाइज़ हुआ कि हमसे हमारी अहम चीज़ फ्रेंच लैंग्वेज छिन गई है। उस दिन उन्हें रिग्रेट फील हुआ। तो ऐसा ही हुआ था ना चैप्टर में। तो ये कोटेशन बिल्कुल सच है। तो आपको सिंपल आंसर करना है। अभी आगे प्रीवियस ईयर में ना, आज से पिछले सालों में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, हाउ वर द पीपल ऑफ फ्रांस एंड एम हैमिल फीलिंग ऑन द लास्ट लेसन डे। कितना सिंपल क्वेश्चन है। मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछ लूँ, हाउ वॉज फ्रांस, एम हैमिल एंड पीपल ऑफ एल्सेज लॉरेन फीलिंग ऑन द लास्ट लेसन डे। आप कहोगे सब बड़े परेशान थे, सब बड़े रिग्रेटेड थे, एवरीबडी वर फीलिंग रिग्रेट बिकॉज दे हैड पोस्टपोन्ड लर्निंग फ्रेंच। आप ऐसे सिंपल मुझे बता दोगे। वही बात इन्होंने यहाँ घुमा के पूछ ली कोटेशन डाल के। तो अभी जब आपसे सिंपल वाला क्वेश्चन करा तो आप पूरा आंसर लिख दोगे। एम हैमिल को भी बुरा लगा कि बच्चों को पढ़ाता नहीं था, छुट्टी कर देता था। फ्रांस को बुरा लगा, पढ़ता नहीं था, चिड़िया के अंडे इकट्ठे करता था मैं और इधर उधर घूमता रहता था। और विलेजर्स को भी बुरा लगा और वो कहते पेरेंट्स की भी गलती है, बच्चों को फार्म पे भेजते थे, पढ़ाई नहीं करवाते थे। तो ये उनके रिग्रेट्स थे ना। तो वही रिग्रेट आपको इस क्वेश्चन में मेंशन करने हैं और कुछ नहीं करना। इतने सिंपल हैं ये हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन भी। तभी आज रॉ मटेरियल करा रही हूँ, आज सिंपल क्वेश्चन करा दूंगी। एग्जाम में इन सिंपल क्वेश्चन में 1-2 लाइन ऐड करोगे और आपके फुल मार्क्स पक्के। तो ये देखो, अब ये इन्होंने क्या बोला, यू रियलाइज द वैल्यू ऑफ थिंग्स ऑन लूजिंग इट। हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है। तो हम इसका आंसर कैसे करेंगे? यस, ऐसे आज इस वाली वीडियो में ऐसा एक ही करा रही हूँ, ठीक है, आगे और भी करेंगे। Yes, we realize the true value of things only on losing it. Yes में करना, कोई कोटेशन yes वैल्यू है तो yes में करना। The statement is absolutely correct as we understood from the chapter. ऐसे ही चीज़ हमने लास्ट लेसन में पढ़ी है। अब बस आप पूरा बोला लास्ट लेसन का एक्सप्लेन कर देना। द लास्ट लेसन में क्या हुआ था? पीपल ऑफ एल्सेज वर फिल्ड विद रिग्रेट बिकॉज बर्लिन ऑर्डर्ड दैट लैंग्वेज जर्मन was supposed to be taught only in Alsace and Lorraine. उस दिन से उन्हें regret शुरू हो गया. This order left Mr. Hamel, villagers and M. Hamel student with deep regret since it was their last French lesson. उस दिन उन्हें बड़ी दुखी हुई कि भाई आज तक पढ़े क्यों नहीं है. Earlier France, अब उसका impact क्या हुआ? छिन गया ना, तो फ्रांस को क्या फील हुआ था उस दिन? फ्रांस को तब लगा कि वो जो उसके टीचर हैं हैमिल, जो उसे क्रैंकी खरूस लगते थे, आज वो उसे बहुत अच्छे लगने लगे. साथ ही के साथ में वो बुक्स जिनको वो प्रोकास्टिनेट करता रहता, पढ़ता नहीं था, आज उसको वो अपने बेस्ट फ्रेंड लगने लगते.
यही लाइन मैंने यहाँ एक्सप्लेन करी है, बस आपको दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट लगा के सिंपल आंसर कर देना है। तो ऐसे ऐसे बेसिक क्वेश्चन आज मैं आपको सारे करा दूंगी, आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का लीजिए स्क्रीनशॉट, ये सैंपल पेपर का पहला आंसर है। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे गाइस। आ गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज नरेटर्स ग्रेटेस्ट फियर एज ही मूव टुवर्ड्स द स्कूल। फ्रांस क्यों डर रहा था स्कूल जाते हुए? रॉ मटेरियल प्रिपेयर कर रहे हैं, कल जाएंगे हाई लेवल पर। फ्रांस क्यों डर रहा था स्कूल जाने से? क्योंकि उसने जो है गाइस, एक तो देर हो गई थी, ऊपर से उसने पार्टिसिपल का जो टेस्ट था वो प्रिपेयर नहीं कर रखा था, इसलिए उसको डर लग रहा था। ठीक है, इसको आप रीड करते रहो, मैं जरा इसको मार्क करती रहूंगी, आपको रीड करना है, मैं हिंदी में बता रही हूँ। व्हाट वाज मोर टेम्पटिंग टू फ्रांस रादर देन गोइंग टू स्कूल? तो प्लीजेंट वार्म ब्राइट वेदर, बर्ड्स चिरपिंग, और जो वो सोल्जर्स की ड्रिल थी वो उसे ज़्यादा टेम्पटिंग लग रहा था। और वो डर इसलिए भी रहा था स्कूल जाने से क्योंकि उसने पार्टिसिपल प्रिपेयर नहीं करे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द न्यूज़ दैट वाज पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड? तो क्या न्यूज़ थी? द डे न्यूज़ क्या थी? दैट ओनली जर्मन वुड बी टॉट इन द स्कूल ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन। एंड जो है यही बात नोटिस बोर्ड पे लिखी थी, इसलिए वहाँ पे इतनी भीड़ इकट्ठी थी। एग्जाम में यही क्वेश्चन ना घुमा फिरा के पूछ लिया जाएगा कि बुलेटिन बोर्ड पे क्या खबर छपी थी, क्यों भीड़ लगी थी। पी ऊपर एक कोटेशन लिख देंगे भैया कि ऐसे ही खबर मिली कि सब लोग बहुत हैरान हो गए, एंड टेल विद रेफरेंस टू द स्टोरी लास्ट लेसन, यही समझाना होगा। ऊपर नीचे कुछ अलग कोटेशन लिख देंगे। तो अभी रॉ मटेरियल प्रिपेयर करते रहो। ये क्वेश्चन समझ में आ गया? नोट डाउन करते रहो। मैं थोड़ा सॉरी टाइम दे देती हूँ सो दैट आप नोट डाउन कर लो इनको, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, लर्निंग, ये बहुत प्रीवियस ईयर रिपीटेड क्वेश्चंस करा दी मैंने, नोट डाउन करते रहो। क्या पता एग्जाम में यही आ जाए, एक आधा है कोटेशन वाला, बाकी यही हो, और कोटेशन वाले आएंगे तो उसकी सीरीज भी आ रही है, चिंता मत करो। लर्निंग ऑफ बॉयज लाइक फ्रांस वॉज नेग्लेक्टेड इन एल्सेस। बच्चों की लर्निंग को नेग्लेक्ट करा जाता था, जस्टिफाई करो इस बात को। हाँ बिल्कुल सही बात है, रीड करते रहो। यहाँ पे पेरेंट्स बच्चों को फार्म पे भेजते थे पैसे कमाने के लिए और पढ़ाई करने को नहीं कहते थे, बच्चे भी इधर उधर घूमते रहते थे, पढ़ते नहीं थे। एम हैमिल की भी गलती थी, वो भी कभी कभी स्कूल की छुट्टी कर देते थे ऐसे ही। ये क्वेश्चन पढ़ लिया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड फ्रांस रिएक्ट टू द डिक्लेरेशन दैट इट वॉज द लास्ट लेसन। तो भैया फ्रांस तो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है जैसे ही उसे पता चलता है। ऑन हियरिंग दिस, ये पढ़ो आगे से। ऑन हियरिंग दिस ऑल द स्टूडेंट एज वेल एज फ्रांस फेल्ट सॉरी दैट दे वुड नॉट बी लर्निंग देयर मदर टंग इन फ्यूचर। फ्रांस रिग्रेटेड नॉट हैविंग लर्न हिज लेसन। उस दिन उसे लगता है काश मैंने पार्टिसिपल ऐसे बढ़िया तरीके से सुनाए होते, रिग्रेट नहीं होता मुझे, काश मैं पार्टिसिपल घर से पढ़ के आया तो उसे उस दिन रियलाइज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द ऑर्डर फ्रॉम द बर्लिन एंड व्हाट चेंजेस डिड इट कॉज इन द स्कूल। एग्जाम में यही क्वेश्चन आ जाएगा डिफरेंट फॉर्म में, दैट व्हाट हैपेंड इन ये व्हाट हैपेंड वाली लाइन में कुछ अलग सी लाइन में ऐसा ही क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। तो ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन ने क्या कहा था कि सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाएगी एल्सेस लॉरेन में, और इस वजह से जो है उनके स्कूल में और उस समय पे वहाँ पे इतने चेंजेस आ रहे थे। ठीक है, चलो भैया अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। व्हाट वाज एम हैमिल्स रिएक्शन ऑन फ्रांस नॉट आंसरिंग द क्वेश्चन करेक्टली। क्या रिएक्शन था उनका? तो देखो एम हैमिल ने कुछ भी नहीं कहा था, आप रीड करते रहो, मैं हिंदी में बता रही हूँ। एम हैमिल ने कुछ नहीं कहा फ्रांस को, उन्होंने कहा बेटा सिर्फ तुम्हारी गलती नहीं है, पेरेंट्स की भी गलती है, मेरी भी गलती है, और पूरे के पूरे फ्रांस के लोगों की गलती है कि उन्होंने अपनी लैंग्वेज की लर्निंग को पोस्टपोन किया। ये चेक कर लो क्वेश्चन आप, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड द ओपिनियन ऑफ फ्रांस अबाउट हिज टीचर चेंज। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, इसको मार्क कर लो। फ्रांस को लगता था एम हैमिल जी स्ट्रिक्ट हैं, उसको पनिश करते हैं, बट जब जर्मन्स का ये ऑर्डर आया उसको समझ में आ गया कि उसके टीचर जो है उसको उनके लिए अफेक्शन नहीं हो जाता है वो बहुत ज़्यादा, और उसको समझ में आ जाता है कि जो कुछ भी सर पढ़ा रहे हैं बहुत अच्छे से उसको आज समझ में आने लगता है, और वो डिसअपॉइंटेड था कि अब वो कभी भी अपने टीचर से नहीं मिल पाएगा। ठीक है, ही वॉज डिसअपॉइंटेड दैट ही विल नेवर सी हिम अगेन, एट द सेम टाइम हिज फीलिंग टुवर्ड्स हिज टीचर ऑल्सो चेंज। ठीक है, तो चलो अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान रखना। अभी हमने बस 5 क्वेश्चन करे, आई टोल्ड यू बेसिक क्वेश्चन है, रिपीटेड है, इससे आपका बेस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। आपको चैप्टर के उस एम हैमिल के लिए फीलिंग्स चेंज हो गई, फ्रांस की पता चल गया, बर्लिन से क्या ऑर्डर आया था, नोटिस बोर्ड पे क्या लगा था, सब लोग रिग्रेट में थे, फ्रांस स्कूल जाने के लिए लेट हो रहा था पार्टिसिपल्स की वजह से। ये 5 मेन पॉइंट है इस लास्ट लेसन चैप्टर के, इसके अलावा कोई मेन पॉइंट है ही नहीं। ये 5 हमने प्रिपेयर कर लिए। अब कोटेशन बेस्ड क्वेश्चन भी सॉल्व कर पाओगे, वो कल की सीरीज में चेक करना। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट चैप्टर पे जो है हमारा लॉ स्प्रिंग। ठीक है, सविता इज अ सिंबल ऑफ इनोसेंस एंड एफिशिएंसी कमेंट। सविता कौन थी? वो छोटी बच्ची जो पिंक कलर की ड्रेस में, उसके हाथ मशीनों की तरह चल रहे थे और वो
जो है ग्लास की बैंगल्स बना रही थी। वो एक सिंबल है इनोसेंस, बच्ची है उसे पता भी नहीं कि वो जो बैंगल्स बना रही है वो सुहाग की निशानी है, तो वो उसकी इनोसेंस है। और एफिशिएंसी दिखा दे रही कि छोटी सी बच्ची है और काम इतने ज़्यादा मन लगा के कर रही है, इतनी ज़्यादा एफिशिएंटली काम कर रही है कि मतलब मशीनों जैसा काम कर रही है वो। तो ये चीज़ दिखा रहा है दैट शी इज़ एफिशिएंट इन हर वर्क और इनोसेंट है वो। तो ये दोनों आप रीड कर लो, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द बैंगल मेकर्स आर इग्नोरेंट ऑफ समथिंग, व्हाट इज इट, व्हाट वुड हैपन इफ लॉज वर स्ट्रिक्टली एनफोर्स्ड। बैंगल मेकर्स किसी एक बात से अनजान है, क्या बात है वो तो आपको पता है दैट हमारी कंट्री में एक ऐसा लॉ बन चुका है जिसमें चिल्ड्रन को, छोटे बच्चों को जो है उनको हैजार्डियस एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होने देना चाहिए। अब अगर ये एक्ट लागू हो जाता है फिरोजाबाद में तो 20,000 बच्चे जो अपनी आईसाइट खो देते हैं डिंजी सेल्स में काम करके वो बच सकते हैं। बट वहाँ के लोग अनजान हैं और अगर जानते भी हैं तो वहाँ इतना विशेष सर्कल बना हुआ है कि वो इस चीज से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फॉर चिल्ड्रन गार्बेज हैज डिफरेंट मीनिंग, ओके, फ्रॉम वॉट इट मीन्स टू पेरेंट्स। बच्चों के लिए गार्बेज अलग है, पेरेंट्स के लिए अलग है। तो देखो जो स्मॉल रैक पिकर्स होते हैं वो बच्चे जो होते हैं, जैसे जो छोटे बच्चे हैं वो कहते हैं समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन अ गार्डन। वो जो है क्यों गार्बेज को जो है बीनते हैं, कूड़े को उन्हें लगता है कोई सिक्का मिल जाएगा, कोई नोट मिल जाएगा, कोई वैल्यूएबल चीज़ मिल जाएगी और वो एक्साइटेड हो जाते हैं, उसको जो है छानते रहते कि कुछ बढ़िया सी चीज़ मिलेगी। फॉर चिल्ड्रन गार्बेज इज रैप्ड इन वंडर्स। उनके लिए गार्बेज तो एक सरप्राइज गिफ्ट की तरह है, बट वहीं पे ग्रोनअप्स के लिए वो एक सर्वाइवल है। वो गार्बेज में से वैल्यूएबल आइटम्स ढूंढते हैं, उसे मनी के साथ ट्रेड करते हैं और अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। ये जो क्वेश्चन है ना, ये देखो ये एक तरीके की थीम शो कर रहा है इस चैप्टर की, इस काइंड ऑफ अ सिंपल समरी। अब ये वाला क्वेश्चन है ना, ये आपको कोई इलेबोरेट क्वेश्चन लॉन्ग आंसर पैरेलल वाला भी आता है ना, उसमें आप ये लाइन यूज कर सकते हो दैट इन दिस चैप्टर गार्बेज बच्चों के लिए ऐसा था, पेरेंट्स के लिए ऐसा था। लुक, जो भी आपके पैरेलल क्वेश्चंस आएंगे, हाई ऑर्डर थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, उसका रॉ मटेरियल यहाँ से प्रिपेयर हो रहा है। जो आपको आंसर फॉर्मेशन नहीं आता ना, ऐसे ऐसे 10 क्वेश्चन कर लोगे, आंसर फॉर्मेशन आ जाएगा, फिर इलेबोरेट भी सॉल्व कर पाओगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट कुड बी सम ऑफ द रीजन फॉर माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम विलेजेस टू सिटीज। तो क्यों आते हैं लोग गाइस, अभी कभी होता है कि नेचुरल डिजास्टर की वजह से, जैसे वो आया था हमारा साहिब आया था ढाका से, कुछ लोग जो है अपॉर्चुनिटीज़ के लिए आते हैं कि अच्छी लिविंग मिल जाएगी, जॉब मिल जाएगी, पैसा कमा लेंगे, अच्छी रहन सहन रख पाएंगे। इन दिस स्टोरी साहिब और उसकी फैमिली ढाका से रैक पिकर जो सीमापुरी आए थे एंड दे बिकम रैक पिकर। ठीक है, तो ये चेक कर लिया। क्वेश्चन डीप वाटर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आई होप आपको अच्छे से दिखाई दे रहा हो। रुको मैं जूम कर दूँ इसे, फिर हमें दिखाई देगा। मैनी पीपल डोंट डेयर टू कॉन्कर फियर आफ्टर एक्सपीरियंसिंग टेरिबल एडवर्सिटीज इन लाइफ। They live their entire life as slaves of fear. It is with great perseverance and willpower that we can conquer fear. Comment on this statement with reference to deep water. ये तो आपको कितनी डिफिकल्ट ही लग रहा है क्वेश्चन, अब इसकी लैंग्वेज पढ़ना इतने आसानी से हम कंप्लीट कर लेंगे इसे। देखो भैया, इसमें ये लिखा है कि ऐसे आपको भी लग रहा होगा, अरे डगलस जी को पानी से डर लग रहा था तो क्या हो गया, जरूरी था क्या लेक में स्विमिंग करने, मत डरते, नहीं लेक में फिशिंग मत करते ना, क्या हो गया, ऐसा थोड़ी दुनिया नहीं चलेगी उनकी अगर वो फिशिंग नहीं करेंगे या स्विमिंग करने नहीं गाइस। उनको फिशिंग और स्विमिंग से ज़्यादा अपने एज अ पर्सन देखो, उनके दिमाग में क्या होगा कि मैं क्यों किसी एक चीज़ से डरूं, मेरे को क्या ज़रूरत है उससे डरने की। काफ़ी लोग होते हैं लाइफ में कि अगर एक चीज़ से डर लग जाती है विल लीव इट, बट जो हमारे नरेटर है वो ऐसे नहीं थे। उन्होंने हमारे को एक सीख दी कि पानी में अगर वो बोटिंग करने नहीं जाते तब भी कुछ नहीं होता। हमारी लाइफ में कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो और हम उससे डर रहे हो, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है देखो एग्जाम में। तो डगलस जी हमें बहुत बड़ी ये सीख देते हैं कि हाउ टू ओवरकम फियर। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये हाउ टू ओवरकम फियर वाला, ये आपका एक क्वेश्चन एग्जाम का हर क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेगा। हो क्या रहा है भाई इस चैप्टर में, सेंस क्या है इस चैप्टर का बनाने का, मतलब क्या बनाने का, यही मतलब है कि भैया डर के आगे जीत है। तो ये पहले क्वेश्चन डर के आगे जीत है एक्सप्लेन कर रहा है। एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आएगा आप इस क्वेश्चन से लाइनें उठाकर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी और हर क्वेश्चन बन जाएगा। तो इसको आंसर करोगे, ये जो ऊपर क्वेश्चन में लिखा है ना यही लिख देंगे। मैनी पीपल लिव देयर एंटायर लाइफ, वो स्लेव बन जाते हैं फियर के, ये है वो है। बट विलियम डगलस ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में हमें सिखाया है, मैंने कहा था देखो इंग्लिश में लिखा है, ऑटोबायोग्राफी में हमें टीच करा है दैट स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन से और परसिवियरेंस से हम अपने डर के आगे जीत पा सकते हैं। अब आप ये भैया नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो या इंस्टाग्राम से ले लेना थोड़ी देर बाद जाके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक समरी काइंड ऑफ है 5 to 6 सेंटेंसेस के अंदर पूरे चैप्टर की। ही वॉज हाइड्रोफोबिक फ्रॉम चाइल्डहुड ऑनवर्ड्स बट ही ट्राई टू विन इट बाय
ट्राइंग इट इन द YMCA पूल में जाके उन्होंने ट्राई करा था। वहाँ भी हॉरिबल इंसिडेंट्स उनके साथ हो जाता है, काफ़ी समय अपनी लाइफ के वो पानी से दूर रहते हैं। बट एक टाइम आता है जब वो अपने उस डर को बाहर निकालते हैं, इंस्ट्रक्टर हायर करके। इंस्ट्रक्टर के बाद भी डर लगता है उनको, तो वो अकेले जाते हैं अलग अलग लेक्स पे डर के आगे जीत पाने के लिए। तो ये इसका जो है, अभी जूम आउट करती हूँ, दोज हु want to take screenshot they can take screenshot. This is a kind of a very small सी summary of this chapter एंड बेहतरीन क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अ बिग बॉय थ्रू डगलस इनटू द स्विमिंग पूल, हाउ डिड द एक्सपीरियंस अफेक्ट डगलस। भाई जब से फेंका था तब से लेके आखिरी मोमेंट तक सब समझाना है आपको, तो इस एक क्वेश्चन से क्या क्या कवर हो रहा है आप देख सकते हो। तो विलियम डगलस का मोस्ट फ्राइटनिंग नाइटमेरिश एक्सपीरियंस था जब उन्हें पूल में धक्का दे दिया जाता है, फेंक दिया जाता है 18 साल के ब्रूजियर से। जियान मत कहना ऐसे, मैं से जियान सोचती थी 18 साल का है, जियान तो हमारा छोटा बच्चा था, ठीक है। तो जो है क्या हुआ, उसको डीप साइड में डाल दिया जाता है, बिल्कुल पूल के 9 फीट डीप फेंक देता है वो उठा के उसको। ही वॉज ऑलमोस्ट डेड, वो उसमें बिल्कुल मरते मरते बचे थे। 3 बार डुबकी खाते हैं, तीसरी बार तो उनके बिल्कुल बेहोश ही हो गए थे। ही वॉज अबाउट टू डाई, बट पता नहीं कौन उन्हें बाहर निकाल देता है पानी में से। ये एक्सपीरियंस उनको सिर्फ वो बचपन में डरा के नहीं, जब वो बड़ी भी एडल्ट भी हो जाते हैं तो वो अलग अलग लेक्स पे जाके एंजॉय नहीं कर पाते, फिशिंग करने नहीं जा पाते। ये फियर उनके साथ ऐसा चिपक सा जाता है उनकी लाइफ से। बट ही ट्राइड हार्ड टू ओवरकम हिज फियर एंड वो जो है अपने फियर के ऊपर जीत पा ही लेते हैं। तो आई होप इसका स्क्रीनशॉट आपने लिया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट जॉय, अब ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ऐसा आ भी सकता है। व्हाट जॉयज डिड हिज फियर ऑफ वाटर डिप्राइव ऑफ हिम। तो भैया कौन कौन सा फिशिंग ट्रिप पे नहीं जा पाते थे। कैनोइंग होती है, एक ऐसी बोट सी होती है पतली सी, उसको चलाना होता है पानी में, और बोटिंग होती है, और स्विमिंग नहीं कर पाते थे वो। और जब भी वो वाटर के पास जाते थे तो उनको पैरों में थोड़ी सी ऐसी डर सा लगता था, वो वापस आ जाते थे। तो ऐसा उनको जो है लाइफ हो गई थी बिकॉज ऑफ दिस एवर्जन टू वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड स्विमिंग इंस्ट्रक्टर बिल्ट अ स्विमर आउट ऑफ डगलस। तो भैया आपका भी ना यही सीन चल रहा है अभी डगलस जी वाला, आप डर रहे हो पैरेलल क्वेश्चन, ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन। तो अभी मैं हूँ तुम्हारी इंस्ट्रक्टर, अभी इंस्ट्रक्टर ने सीधा ऐसे धक्का थोड़ी दे दिया था तू पूल में कि भैया उड़ो, सॉरी स्विमिंग करो, नहीं ना। उन्होंने पहले एक्सरसाइज कराई थी, सिंपल उन्होंने कहा था। ऐसी अभी आपका बेसिक रॉ मटेरियल क्वेश्चन चल रहे हैं, आज बेसिक रॉ मटेरियल करो, फिर सेकंड होगा, और फिर तुम भी डगलस जी की तरह डर के आगे जीत पालोगे। 100 में से 100 नंबर मुझे लाकर दिखाओगे। ट्रेनिंग चल रही है बोर्ड एग्जाम 2023 की, एंड आई एम वेरी श्योर मेरे भाई बहन लेकर आएंगे 100 on 100 मार्क्स। तो चलो भैया ये क्वेश्चन चेक कर लो। विलियम डगलस हैड द मोस्ट फ्राइटनिंग नाइटमेरिश एक्सपीरियंस डेथ। पूरा आप रीड करते रहो। ये देखो ये ऊपर वाले को ही कॉपी किया गया है, ये लाइन तो आपने अभी ऊपर लर्न करी थी। तो फर्स्ट स्टेप उन्होंने जो लिया था ओवरकम करने के लिए फेयर को, उन्होंने इंस्ट्रक्टर को लाया। इंस्ट्रक्टर हफ्ते में 5 दिन उन्हें पढ़ाते थोड़ी थे इंस्ट्रक्टर, सॉरी स्विमिंग सिखाते थे, ठीक है। उन्होंने एक्सरसाइजेस सिखाई, इनहेल एक्सहेल करने की, पुली वो बांध लेते थे, एक रस्सी अपने साथ बांध लेते थे। फिर उन्होंने उनको पैरों को किक करना सिखाया जो है वाटर के अंदर, एंड बिल्ड बाय पीस उन्होंने उनको जो है स्विमर बना दिया। इसको आप मंथ के साथ लर्न करना, कौन से मंथ तक डगलस जी स्विमर बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड डगलस एक्सपीरियंस एज ही वेंट डाउन टू द बॉटम ऑफ द पूल। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। द मूवमेंट टुवर्ड्स द बॉटम of the pool after being tossed by the big brazier 9 feet to be like 90। ये कुछ छोटी छोटी डिटेल से याद रखना। उन्हें वो 9 फीट 90 फीट लग रहे थे। लंग वर अबाउट टू बर्स्ट। जैसे ही पर उन्होंने सोच लिया था तभी कि बॉटम टच करेंगे, उन्होंने लूज नहीं करा था अपना माइंड कि वो जंप करके ऊपर आएंगे। अब कल मैं आपको इसी क्वेश्चन के साथ कुछ ऐड ऑन करके पढ़ाने वाली हूँ, ठीक है। अब भैया यहाँ पे ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डीप वाटर के अभी कंप्लीट हो चुके हैं, रॉ मटेरियल क्वेश्चन। अब आते हैं हम पेडलर पे, ठीक है। कौन सा चैप्टर है ये, द रैट ट्रैप। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी फर्स्ट क्वेश्चन हुआ हमारे ये रैट ट्रैप का। व्हाट वाज पेडलर्स फिलोसफी अबाउट रैट ट्रैप, व्हाई डिड इट अज्यूम। ऐसे रीड करते रहो। फिलोसफी उसकी क्या थी भैया, अकेला इंसान था, वो सड़क पे ऐसे ऐसे घूमता रहता था, दुनिया उसके साथ बहुत क्रूअल थी। तो उसने एक दिन सोचा मैं भी क्रूअल बन जाता हूँ, और हर समय चूहों के पिंजरों को ही अपने गले में टांग के घूमता रहता था। तो उसने सोच लिया कि पूरी दुनिया ही चूहे का पिंजरा है। जैसे चूहा रोटी और चीज़ और पोक के पीछे भागता है, वैसे हम इंसान जो है, ये वर्ल्ड हमारा पेड़ धरती ये सब रैट ट्रैप है, और हम दुनिया की लग्जूरियस चीज़ें हो गई, पैसा रोटी कपड़ा मकान हमारा बेटा, और हम उस लालच के पीछे भागते रहते हैं। सिंपल।
और ये सोच के उसे अम्यूजमेंट उसे अच्छा इसलिए लगता था क्योंकि अकेला आदमी क्या करे, ये सब सोच के अपना मन बहलाता रहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड द पेडलर नॉक ऑन द कॉटेज ऑन द रोड साइड। तो भैया एक दिन हो रही थी बहुत भयंकर वाली रात और बहुत भयंकर वाली ठंड, तो उसने सोचा भैया ठंड हो रही है, एक वो घर था ग्रे कलर का, उसमें एक बूढ़ा सा इंसान रहता था अकेला, उसकी ना वाइफ थी ना उसके बच्चे थे, तो वो नॉक नॉक करता है तो वैसे तो लोग उसको सड़ी हुई शक्लें बना के देखते थे, अरे कौन है तुम, जाओ यहाँ से। बट उस दिन उसको क्रॉफ्टर अपने घर में जो है बुला लेता है और इतना अच्छा होता है वो बूढ़ा इंसान क्रॉफ्टर, उसे दलिया भी खिलाता है, टोबैको यानी कि उसे पाइप में डाल के तंबाकू भी पिलाता है, और जो है साथ के साथ उसके साथ पत्ते भी खेलता है, मजोलिस नाम का एक गेम खेलता है, और लास्ट में उसको अपनी जमा पूंजी भी दिखा देता है कि भाई मैंने तो 30 करोड़ कमाया अपनी गाय से, मैं जब जवान था तो मैं क्रॉफ्टर था रैमजो आयरन मिल पे, अब मेरे में इतनी हिम्मत नहीं रही है कि मैं रैमजो आयरन मिल पे काम करूँ, तो मेरी जो ये गाय है ये मेरा रोटी पानी का जो है खर्चा वर्चा चलवा देती है, और मेरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सी गाय है, काफ़ी अच्छी मिल्क क्रीमरी वो देती है। पूरी कहानी मैंने यहाँ आपको समझा दी है, लिखी हुई है, हिंदी में समझा दी, स्क्रीनशॉट क्लिक, ओके मैं साइड हो जाती हूँ, लो स्क्रीनशॉट क्लिक कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड एडला प्लेड विद हर फादर नॉट टू सेंड द वेगाबाउंड। क्यों कहती है एडला मैडम कि भाई ये सड़क छाप है तो सड़क छाप सही, मैं इसे नहीं जाने दूंगी, बिकॉज ऐसा एक क्वेश्चन ना सेम ये क्वेश्चन एक कोटेशन के साथ बस सैम्पल पेपर में आया है, एक कोटेशन इसके ऊपर लगा दी, सेम यही क्वेश्चन है, बात यही पूछी जा रही है, कल कर लेंगे उसको, फिर आप कहोगे दीदी क्या है ये क्वेश्चन, हलवा है हलवा, समझ गए, इसलिए आज रॉ मटेरियल कर रहे हैं। तो भाई एडला मैडम क्या कहती हैं कि पापा सुनो मेरी बात, ये होमलेस है, ट्रैम्प है, क्रिसमस का तो मतलब ही होता है भला काम करना, आज क्रिसमस का दिन है, मैं कैसे किसी एक ऐसे इंसान को घर से जाने को कह दूं जिसे मैंने खुद इन्वाइट करा है, और वो अपने मन ही मन सोचती क्या हुआ अगर ये कैप्टन नहीं है, ये तो एक पेडलर है, पूरे साल इसको जो है जहाँ पे भी ये जाता है लोग इसे धक्के मार देते हैं, आज तक इसने जो है कभी ढंग से खाना भी नहीं खाया है, क्यों ना जब क्रिसमस का मतलब अच्छा काम करना है तो क्यों ना एक दिन हम इसे अपने घर रुका कर कुछ अच्छा खाना खिला दे, एक गेस्ट की तरह ट्रीट कर ले, और जबकि हमने ही इसे गेस्ट बना के बुलाया था और धक्के मार के निकाल दिया इसे क्रिसमस पे। तो ये चीज़ वो अपने पापा को समझाती है, ये लिखा है, इसे रीड कर लो, कल इसी क्वेश्चन को यूज़ करेंगे सैम्पल पेपर के 3rd 4th क्वेश्चन में जो आपको गिवन है फ्लेमिंगो बुक से, जिसको देखकर आप डरे थे उसी को देखकर आप कहोगे दीदी बहुत आसान है। तो स्क्रीनशॉट क्लिक, इंस्टाग्राम से भी आप चेक कर सकते हो, नहीं तो नोट डाउन भी कर रहे होंगे मेरे कुछ भाई बहन, मैं होती ना तुम्हारी जगह मैं तो नोट डाउन करती रहती, ठीक है। तो चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट काइंड ऑफ होस्ट वाज द क्रॉफ्टर। भाई क्रॉफ्टर काफ़ी अच्छे मेहमान नवाजी कर रहे थे, जो चाय थोड़ी पिलाई थी, पॉरेज खिलाया तो, और सिगरेट नहीं वो क्या कहेंगे उसे, पाइप में उन्होंने तंबाकू डाल के पिलाया उन्हें, पत्ते खेले में जोलिस खेली, बातें भी करी, ऐसा नहीं कि खाना पीना खिला दिया, उसके बाद जब मेहमान आएंगे तो बातें भी तो करनी होती है, बातें भी करी, उससे अपनी लाइफ के बारे में बताया, तो काफ़ी अच्छे खासे मेहमान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रीडर सिंपैथी इज विद द पेडलर राइट फ्रॉम द बिगनिंग, जस्टिफाई। अब भैया तुम्हें ना स्टार्टिंग ऑफ द एंड ऑफ चैप्टर तक पेडलर के लिए, रैट ट्रैप के लिए, चाहे उसने चोरी कर ली बट तुम्हारे और मेरे मन में उसके लिए सॉफ्ट कॉर्नर था या नहीं था बताओ लाइव चैट में जल्दी से, था ना, फिर भी चोरी भी कर ली थी, फिर भी थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर था। अरे वो सॉफ्ट कॉर्नर क्यों था ये बताओ। वो सॉफ्ट कॉर्नर इसलिए था क्योंकि स्टार्टिंग ऑफ द पैराग्राफ में आपको बताया गया है कि वो बहुत गरीब था, सड़कों पे घूमता रहता था, घर नहीं था, चूहे के पिंजरे बनाने के लिए भी तार के पैसे नहीं थे, तार भी भीख मांग के लेकर आता था, तब वो पिंजरा बनाता था, आंखों में भूख दिखाई देती थी, गाल दबे हुए थे, हड्डियां दिखाई देती थी चेहरे पे, तो हमने जस्टिफाई करी उसकी चोरी की, ठीक है उसने मजबूरी में चोरी करी थी। तो ये सिंपैथी रीडर्स की इसलिए थी बिकॉज ऑफ द कंडीशन ऑफ आवर रैट ट्रैप सेलर। टेक द स्क्रीनशॉट, उसके रैग, उसके फटे पुराने कपड़े, उसकी चमच, आंखों में जो उसकी वो हंगर थी, उसको देखकर हमने उस पर तरस खाया था, और तभी हमने उसको चोर होने के बावजूद चोर नहीं समझा था। चैप्टर पढ़ते पढ़ते नहीं समझा था ना आप लोगों के साथ भी, आपको अच्छा ही लग रहा है ना, अच्छा ही सही है, एडला और वो उनके यहाँ चले जाए, आयरन मास्टर क्या कोई बात नहीं, एक दिन अच्छे से खाना खा लेगा, लगा था ना हमारे को, तो वही तो चीज़ है पूछी गई है। व्हाट मेड पेडलर थिंक दैट ही हैड इंडीड फॉलन इनटू अ रैट ट्रैप। तो उसको कब लगता है कि भैया मैं तो खुद ही रैट ट्रैप में फंस गया हूँ। तो भैया पहले तो चुरा लेता है पैसे क्रॉफ्टर के घर से और बड़ी टेंशन में आ जाता है, बट जब फॉरेस्ट में जाते हैं और 1 घंटे बाद फॉरेस्ट बन जाता है भूल भुलैया, तब उसे लगता है अरे मैं तो खुद ही रैट ट्रैप में फंस चुका हूँ और अब मेरे दिन खत्म। बट वो जब अपना सर्वे रखता है ना ज़मीन पे, तब उसको वो आ जाती है और वो आयरन मिल जाता है। फिर जब वो आयरन मिल से क्रॉफ्टर उसके यहाँ जा रहा होता है, आयरन मास्टर क्या गाड़ी में बैठ के बढ़िया सी, तब भी उसे लग रहा होता है कि भैया अब तो मैं लायन के डेन में एंटर कर रहा हूँ, अब तो कुछ ऐसा हो सकता है कि मैं पकड़ा जाऊँ, समझ गए। तो ये आप देख सकते हो 2 बार उसे लगता है, ठीक है।
What made Pedder accept Edla Williamson invitation? एडला का इन्विटेशन क्यों एक्सेप्ट करा भाई? रैम अंकल का क्यों नहीं करा था? क्यों करा उसने एडला का? अंकल का क्यों नहीं करा था? क्योंकि एडला बहुत काइंड और जेन्युइन, उसकी आवाज़ में जेन्युइननेस, काइंडनेस, कंपैशन दिखाई दे रहा था। उसने क्या बोला? आप जैसे हमारे घर जाओगे वैसी आपकी मर्जी, हम आपको जान लेंगे। वो समझ गई थी ये चोर है या कुछ भाग के आया जेल से। वो कहती है आप जाओ, हम चलोगे जैसे हमारे साथ, जब आपका मन हुआ चले जाना, तो वो एक्सेप्ट कर लेता है। लास्ट क्वेश्चन, हाउ डज द मेटाफर ऑफ द रैट रैप सर्व टू हाईलाइट द ह्यूमन प्रेडिक्टमेंट? कुछ नहीं है, सिंपल आपको यही रैट ट्रैप की स्टोरी बता देनी है। देखो मुश्किल लग रहा होगा ये क्वेश्चन भी, कुछ नहीं, रैट ट्रैप की स्टोरी बता देनी है कि वर्ल्ड रैट ट्रैप है। इस चैप्टर को पढ़ के बिल्कुल समझ में आ रहा है हमारे को। सेम चीज़ हमने जो है पेडलर के साथ देखी। पेडलर की फिलॉसफी बिल्कुल सही थी, वो भी रैट ट्रैप में फंस गया था, बट थैंक्स टू एडला। अगर एडला जैसे लोग दुनिया में हुए तो लोगों को वो गलत काम करने से या ईविल होने से बचा सकते हैं। बट हमारा रैट ट्रैप भी जो है उस पिंजरे में फंस चुका था, और उसको पीस कब मिलती है? ओनली आफ्टर रिटर्निंग मनी। तो ये हमें सीख देता है कि लालच में नहीं पड़ना चाहिए। विद दिस, ये अभी जो आगे के ये और क्वेश्चन भी है, अभी ये नहीं कर रहे, अब हम नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड गांधी जी गो टू लखनऊ इन दिसंबर 1916? क्यों गए थे गांधी जी? गांधी जी गए थे कांग्रेस का एनुअल सेशन अटेंड करने के लिए। वहां राजकुमार शुक्ला जी आते हैं और कहते हैं हमारे साथ चलो चंपारण, क्योंकि हमारे साथ हो रहा है इनजस्टिस। राजकुमार शुक्ला जी कौन थे? एक पुअर पीजन थे चंपारण डिस्ट्रिक्ट के, बिहार के। लखनऊ आए थे कंप्लेन करने के लिए इनजस्टिस ऑफ लैंडलॉर्ड। व्हाई डिड गांधी जी चिटेड द लॉयर? डाटा इसलिए था वो बहुत ज्यादा फीस ले रहे थे। रीड करते रहो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू थिंक गांधी जी वॉज नॉट परमिटेड टू ड्रॉ फ्रॉम राजेंद्र प्रसाद वेल? क्यों उन्हें पानी नहीं निकालने दिया गया था? बिकॉज आई टोल्ड यू दैट जो वहाँ पे जो सर्वेंट्स थे उन्हें नहीं पता था दैट इधर गांधी जी वॉज अनटचेबल ऑन नॉट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज गांधी जी कॉल स्टेइंग एट मलकानीज हाउस एन एक्स्ट्रॉर्डिनरी अफेयर? क्यों प्रोफेसर मलकानी के घर पे रुकने को एक्स्ट्रॉर्डिनरी कहते हैं? क्योंकि गाइस वो बताते हैं कि उस जमाने में ब्रिटिशर्स जब हमारे पे राज कर रहे थे, तब अगर कोई इंडियन एडवेंट ऑफ होम रूल को, एक जो आदमी जो होम रूल को सपोर्ट करता है, इनकी कहते हैं जो भारत छोड़ो, अगर उसे अपने घर पे रुकाएगा या उसका सपोर्ट करेगा तो उसके लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। बट मलकानी जी ने ये सब नहीं सोचा, उन्होंने महात्मा गांधी को अपने यहाँ पर रुकाया। वो बस एक, इनफैक्ट वो गवर्नमेंट स्कूल में टीच करते थे तब भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज एन एटीट्यूड ऑफ एवरेज इंडियन इन स्मॉलर लोकेलिटी टुवर्ड्स एडवोकेट ऑफ होम रूल्स? वो लोग डरते थे, देखो, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर वो होम रूल के लोगों की हेल्प करेंगे तो उनको ही जो है ब्रिटिशर्स आके जेल वेल में डाल देंगे, ठीक है। चलो भैया अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। व्हाई डिड गांधी जी, इस पे आ सकता है आपका क्वेश्चन, जो गांधी जी ने सेल्फ रिलायंस का बताया था, गांधी जी ने क्यों CF एंड्रयूज को मना करा था साथ में रुकने के लिए? क्योंकि उन्होंने कहा था गोरे को हम अपने साथ नहीं रखेंगे, हमारी लड़ाई है, हम अकेले लड़ेंगे। सेल्फ रिलायंस का उन्होंने एक लेसन सिखाया था इंडियंस को, तब राजेंद्र प्रसाद को और बाकी लॉयर्स को, जब उन्होंने कहा था हम एंड्रयू को यहाँ पे रोक लेते हैं। तो इसके ऊपर एग्जाम में थोड़ा कोटेशन बेस्ड या डायरेक्ट भी आ सकता है, ये मत सोचो कि कोटेशन ही हो गया, क्या पता सिंपल भी आ जाए, तो सिंपल तो करके जाने ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डू यू थिंक गांधी जी लेट टू एक्सप्लेन द बैटल ऑफ चंपारण इज वॉन? गांधी जी ने क्यों कहा चंपारण की जंग हम जीत गए? तो गांधी जी ने तब कहा था चंपारण की जंग हम जीत गए जब बहुत प्रोमिनेंट लॉयर्स ने कहा कि अगर आप जेल जाओगे तो आपके पीछे पीछे हम भी जेल जाने को तैयार है। यानी कि वो लॉयर जो फीस ले रहे थे बड़ी बड़ी उन फार्मर्स से, आज वही लॉयर उनके लिए जेल जाने को तैयार थे। मतलब इंडिया यूनाइट हो गया और जीत हो गई चंपारण बैटल की, गांधी जी अनाउंस कर देते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वाज द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज इन विच? बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज थी? पहली ड्यूटी उन्होंने कहा कि मैंने लॉ एंड ऑर्डर तोड़ा, मेरी गलती है, मुझे मानना चाहिए था लॉ एंड ऑर्डर, मैं एक लॉ ब्रेकर का एग्जांपल सेट कर रहा हूं कि इंडियन सोचेंगे मैं एक लॉ ब्रेकर हूं। बट दूसरी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटी क्या थी? इंसानियत की। उन्होंने कहा मैंने लॉ ब्रेक करा ह्यूमैनिटी के लिए, कॉन्साइंस के लिए, और उन्होंने कहा ये मेरी दूसरी ड्यूटी, इंसानियत का साथ देना बड़ा है। ठीक है, अगर लोग मुझे लॉ ब्रेकर कहते तो कहे, बट मैं इंसानियत का साथ देना ज़्यादा ज़रूरी मानता हूँ। एंड वो बात भी देखो उनके साथ होती है, ये केस ड्रॉप हो जाता है और जीत जाते हैं हम लोग। Why was the चंपारण एपिसोड so significant in गांधी जी's लाइफ? देखो तो ये इतना सिग्निफिकेंट इसलिए था क्योंकि ये गांधी जी की ह्यूज सक्सेस, मतलब कि ब्रिटिशर्स के खिलाफ आपको वन ऑफ द फर्स्ट आंदोलन जिसमें सिविल डिसोबीडियंस हुआ एंड उसको सक्सेस मिला था, ठीक है। बहुत सारे लोग यूनाइट हुए, देखो इतने फार्मर्स आए कोर्ट के बाहर, संभाल भी नहीं पा रहे थे उनको वो लोग। तो ये एक यूनाइटेड इंडिया, फार्मर्स और साथ में लॉयर्स इकट्ठे हो गए सारे के सारे, तो इट टर्न इनटू अ यूनाइटेड इंडिया, और यूनिटी से ही हमने ब्रिटिशर्स को
अपने जो है खुद को आज़ादी दिलाई थी, ठीक है। वाई डिड गांधी जी एग्री टू द सेटलमेंट ऑफ 25%, देख लो 2 बार लिखा है, आगे भी आया है ये क्वेश्चन, बहुत बार PYQ है। तो उन्होंने इसलिए माना था क्योंकि उन्होंने कहा था मुझे पैसों से मतलब नहीं है, मुझे प्राइड से मतलब है। आज के बाद फार्मर्स और लैंडलॉर्ड्स में, शेयर क्रॉपर्स और लैंडलॉर्ड में शेयर क्रॉपर लैंडलॉर्ड वाला सिस्टम रहेगा। अब शेयर क्रॉपर को अपने राइट्स पता होंगे, वो डरेंगे नहीं उनसे। तो 25% ही सही, एटलीस्ट वो लोग हार गए, ये ज़्यादा ज़रूरी था। फार्मर जीत गए, फार्मर को अपना राइट समझ में आ गया। पार्ट ऑफ मनी तो सेकेंड बात थी यहाँ प्रेस्टीज की। फार्मर ऊपर हो गए, ये चोट साबित हो गए, फार्मर फिर ऊपर हो गए, और कुछ समय बाद आपको पता है अपने आप ही ये लैंडलॉर्ड सिस्टम एंड हो गया था और सारी ज़मीनें फार्मर्स के पास चली गई थी। विद दिस गाइस लास्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैंने बोला था टर्म 2 में आएगा और टर्म 2 के हर सेट में ज़्यादातर ये क्वेश्चन दिखा था, वो भी लॉन्ग आंसर में 5 वाले आया था नंबर में, सीधा यही क्वेश्चन आया था और आपके सारे सीनियर स्टूडेंट्स अपने टिप्स पे करके गए थे। आप लोग भी कर लो, पता चले यही आ जाए कि गांधी जी ने वहाँ पे जो है सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए क्या किया था। मैंने चैप्टर में पूरा समझा दी, गिवन है, स्क्रीनशॉट टेक आप क्लिक कर लो। और बस हम चलते हैं अगले चैप्टर पे जो है हमारा पोएट्स एंड पैनकेक्स। पोएट्स एंड पैनकेक के जो राइटर है उनका नाम कौन है? अच्छा वैसे ना आप सबके नाम मुझे लाइव चैट में बताओ, हर एक चैप्टर के जो राइटर है ना सबका नाम मुझे लाइव चैट में बताओ, मुझे सबका चेक करना है। पोइट्री में आप लोगों ने कमेंट करा था, मैंने देखा, लाइव चैट में बताओ, कमेंट्स बताओ, मैं सब पढ़ती हूँ जल्दी से, ठीक है। तो सबका नाम बताना है आपको। सबसे पहले तो पोएट्स एंड पैनकेक के राइटर का नाम बता दो। तो बताओ भैया कि चैप्टर का टाइटल बिल्कुल सही है या नहीं है? तो बिल्कुल सही है। ये चैप्टर डिस्क्राइब करता है जेमिनी स्टूडियो को और उसकी फंक्शनिंग को बहुत अच्छे तरीके से, कि वहां पे कितने एम्प्लॉयज थे, कौन पोएट्स थे, कौन क्या क्या करता था, ठीक है। दो दे वर्क इन अ फिल्म स्टूडियो, द फोकस इज ऑन द ऑथर स्टेशन in the studios as a makeup boy using pancakes on crowd players and how he failed as a poet. So the title is appropriate. Basically ये टाइटल का नाम पोएट्स पैनकेक इसलिए क्योंकि हमने ज़्यादा सबसे पहले हमने फोकस करा पैनकेक वाले पाउडर पे और ऑफिस बॉय पे, कि वो जो है वो क्राउड की शूटिंग के दौरान वो बाल्टी में मिला के उनके फेस पे लगा देता है क्राउड के पैनकेक, ठीक है। तो वो मेकअप वाला हो गया तो पैनकेक, ठीक है। ऑफिस बॉय हेल्प करता था ना मेकअप में, अब वही ऑफिस बॉय की ड्रीम थी कि वो बनेगा पोएट। तो आप इस तरीके से कह सकते हो कि वो पोएट नहीं बन पाया, ही वाज जस्ट देयर, तो इससे अप्रोप्रिएट है टाइटल। दूसरा देखो गाइज, उन्होंने हमें इस चैप्टर में, क्योंकि वो एक फिल्म प्रोडक्शन स्टूडियो था, 2 चीज़ों के बारे में सबसे डिटेल में बताया। एक उन्होंने मेकअप डिपार्टमेंट के बारे में बताया था कि वहाँ कैसी हायरार्की फॉलो होती है, कौन सा ब्रांड यूज़ होता है, और ऑफिस बॉय के बारे में। दूसरा उन्होंने हमें पोएट्स के डिपार्टमेंट के बारे में पूरा बताया कि वहाँ पे लॉयर था, लॉयर की भी जॉब छूट गई थी और कैसे वो खुद जो है एक पोएट से आए थे, उनके यहाँ पे उनसे मिले थे। गॉड दैट फील्ड बुक के बारे में बताया। तो पोएट्स के बारे में भी उन्होंने हमें बहुत कुछ बताया, कितने बड़े बड़े पोएट्स वहाँ आते थे वहाँ के चाय पीने, वहाँ पे लाइब्रेरी उनके जो मेस में। तो पोएट्स के बारे में भी बहुत डिस्कशन हुआ है और पैनकेक और मेकअप ब्रांड के बारे में भी। तो नाम बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, आप दोनों बातें मेंशन जो है वो कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, सडनली द बुक अज्यूम ट्रिमेंडियस सिग्निफिकेंस, इन व्हाट कॉन्टेक्स्ट डज द गॉड दैट फेल्ड अटेन सिग्निफिकेंस। सडनली जो है हमारे ऑथर को द गॉड दैट फेल्ड वाली बुक जो 6 राइटरों ने मिलकर लिखी थी, उनमें से एक स्टीफन स्पेंडर थे, बहुत बढ़िया लगने लगी, सिग्निफिकेंट लगने लगी। क्यों? इसलिए लगने लगी थी क्योंकि जिस दिन स्टीफन स्पेंडर आए थे उनके वहां जेमिनी स्टूडियो में, वो इंग्लिश में भाषण दे के गए थे। उन्हें बड़ा अजीब लगा कि ये इंसान ये हमारे यहाँ पे इंग्लिश में भाषण देने क्यों आया है, क्योंकि सामने बैठी जनता को कुछ समझ में नहीं आता। उस दिन से लेकर जब तक उन्होंने अपनी जॉब भी छोड़ दी जेमिनी स्टूडियो में, वो रिटायर हो गए होंगे, वो एक दिन ऐसे ही कहीं चल के जाए थे, तब तक उन्हें क्लियर नहीं था स्टीफन स्पेंडर के उनके यहाँ आने का पर्पस। जिस दिन उन्होंने ये बुक देखी द गॉड दैट फेल्ड, जिसमें स्टोरीज बताई हैं 6 राइटरों ने कैसे उन्होंने कम्युनिज्म को फॉलो करा और वो वापस आए उससे, उस दिन उन्हें समझ में आ जाता है कि ठीक है भैया, उस दिन स्टीफन स्पेंडर भी कम्युनिज्म से रिलेटेड ही कुछ सीख देने आया था। तो इसलिए वो बुक बहुत ट्रेमेंडियस सिग्निफिकेंस की हो जाती है। जैसे ना कोई बात होती है हमारे दिमाग में और सोचो उसके बारे में आपको 2 साल बाद जाके पता चले, अच्छा इसलिए, ओके फाइन। तो वही चीज़ हमारे ऑथर के साथ हुई, कितने सालों बाद जाके उन्हें पता चला अच्छा इसलिए आए थे स्टीफन स्पेंडर, कम्युनिज्म से रिलेटेड भाषण दिया होगा इन्होंने, तो बस इसलिए एक्सट्रीम सिग्निफिकेंस की थी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द ऑफिस बॉय इन पोएट्स एंड पैनकेक इज जेलस ऑफ सुब्बू एंड सो फ्रस्ट्रेटेड सोल। और क्यों था वो, बताओ कितना इतना जेलस क्यों था वो। ये भैया सैम्पल पेपर का क्वेश्चन है, क्यों इतना जेलस था, ठीक है। इसको रीड करते हैं अच्छे से। द ऑफिस बॉय इन पोएट्स एंड पैनकेक is jealous of Subbu and so frustrated soul. Cutthroat competition in today's world
हैज़ लेड टू अनरीजनेबल जेलसी रिजल्टिंग इन स्ट्रेस। देखो कंपैरिजन आप कभी किसी का करोगे ना अपने से, तो उससे आपको जेलसी होगी, और जेलस आप होगे तो आप स्ट्रेस में आओगे। इस बात को जो है आपको कमेंट करना है। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो मैंने आपको क्या कहा है, ये आ गया वो क्वेश्चन, अभी आप इसे बना पाओगे। मैंने क्या कहा है, आपके जो वो हाई लेवल क्रिटिकल थिंकिंग क्वेश्चन है उसमें कोटेशन दी होगी और तुम्हें उस कोटेशन को जस्टिफाई करना है। अब इसके आगे आपको बस येस लिखना है। येस आई एग्री दैट जेलसी लीड्स टू फ्रस्ट्रेशन। और ऑफिस बॉय का किस्सा समझा दो। ऑफिस बॉय के किस्से पे तो अभी बहुत क्वेश्चन करेंगे हम। क्या था ऑफिस बॉय का किस्सा? ऑफिस बॉय आया था एक ड्रीम के साथ पोएट बनेगा, खुद पोएट बन नहीं पाता है, तो सुब्बू जिन्होंने जो पोएट बन गए थे उनसे ये चढ़ता है। बस आगे ये समझा देना यस को कोटेशन को आंसर करके, सिंपल यही करा है। यस इट लीड्स टू फ्रस्ट्रेशन। उसके बाद आपका सिंपल बेसिक रॉ मटेरियल क्वेश्चन चलेगा, आंसर चलेगा, जो मैं अभी आपको प्रैक्टिस करा रही हूँ। यस द ऑफिस बॉय ऑफ द मेकअप डिपार्टमेंट जॉइन द स्टूडियोज अर्ली 40s में। उसके पास अच्छी एजुकेशन भी थी, वो सोच रहा था टॉप स्क्रीन राइटर एक्टर कुछ बन जाऊंगा, बट कुछ नहीं बन पाता है, बस ऑफिस बॉय रहता है। तो इसलिए उसका सारा गुस्सा डायरेक्ट हो जाता है सुब्बू पे, जो नंबर 2 थे जेमिनी स्टूडियो में, बॉस के बहुत क्लोज थे। उसे लगता था कि वो जो है उसकी लाइफ की जो भी परेशानी है वो सब सुब्बू की वजह से हुई है। जितनी इंसल्ट, जितनी बेइज्जती उसकी होती है, जो कुछ उसकी लाइफ से छिना है उससे, वो सब सुब्बू की वजह से हुआ। इसलिए वो सुब्बू से जलता रहता था। क्या ये क्वेश्चन अब आपको मुश्किल लगा? आपको तो बस येस आई एग्री करना है। सुब्बू के तो इतने क्वेश्चन आगे हम पढ़ेंगे, ऑफिस बॉय के तो इतने क्वेश्चन हम आगे पढ़ेंगे। तो कोटेशन को आंसर करके रॉ मटेरियल आंसर ध्यान रखना है आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाई डज अशोकामित्रन कॉल द इनकैंडेसेंट लाइट ऑफ फायरी म्यूजिक? क्या पता एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि ये सब जो है इट्स वेरी डिफिकल्ट प्रोफेशन करके फिल्म स्टूडियो वाला, और ये आ जाए बताओ कि उन्होंने फायरी मिजरी क्यों बोला था, ऐसी कोई कोटेशन बना के। तो आगे आप ये लिख दोगे दैट इट्स नॉट ए ईजी जॉब करके ऐसे आप आंसर कर सकते हो। येस इट इज़ वेरी ट्रू। द मेकअप रूम ऑफ जेमिनी स्टूडियो हेयर कटिंग सलून जैसे लगता था। वहाँ पे जो लाइट होती थी वो बहुत हीट एमिट करती थी, तो उनको देख के हमारे ऑथर सोचते थे कि वो जो एक्टर एक्ट्रेस से अपने मेकअप कराते होंगे उन्हें कितना अनकंफर्टेबल फील होता होगा, एंड हाउ डिफिकल्ट इज देयर जॉब टू। क्या पता ऐसा ही कोई क्वेश्चन बन के आ जाए एग्जाम में कि आपको बाद में तो यही बात पूछ ले, शुरू में कह दे क्या होती है डिफिकल्टी, तो आप येस में आंसर करोगे, नहीं वाली होगी तो नो में आंसर करोगे। द राइटर मीन्स, तो आप एक बार इसको रीड कर लो। इसको मैंने 2-3 तरीकों से आंसर कर रखा है। ये फर्स्ट आंसर है इसका और ये इसका सेकंड आंसर है, ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ब्रिंग आउट द ह्यूमर इन द जॉब ऑफ अ मेकअप मैन। मेकअप मैन के जो जॉब पे उन्होंने क्या ह्यूमर क्रिएट करा था हमारे ऑथर ने, तो उन्होंने कहा था कि जो ये सारे के सारे मेकअप डिपार्टमेंट के लोग हैं, रीड कर लो, वो किसी भी इंसान को अपना पोषण लोशन लगा के रेड कलर का क्रिम्सन ह्यूड यानी कि रेड कलर का जोगा टाइप बना देते हैं। उनके पॉइंट ऑफ व्यू ये था उनका कि मेकअप करके इंसान अगली बनता है, अच्छा नहीं बनता। ये हमारे नरेटर का पॉइंट ऑफ व्यू था, तो इसलिए इसको उन्होंने ऐसा ह्यूमरसली दिखाया मेकअप्स को। नेक्स्ट पे आते हैं। ऑथर अपीयर टू बी डूइंग नथिंग एट द स्टूडियो। क्यों सबको ऐसा लगता था ऑथर खाली बैठे रहते, कुछ नहीं करते? इवन तो उनका वर्क बहुत सिग्निफिकेंट था। उन्हें अपनी इंडस्ट्री से रिलेटेड खबरें जो कुछ भी न्यूज़पेपर में छपती थी उनको पढ़ के समझ के पेश करना होता, बट लोगों को लगता है क्या कर रहा है यार, मिप कटिंग ही तो चिपका रहा है कॉपी के अंदर, तो लोगों को इनसिग्निफिकेंट लगता है। जब जिसको कोई गुस्सा आता था, सुनाने का मन होता तो उनको आगे सुना के चले जाते थे। सेम विद द ऑफिस बॉय। ऑफिस बॉय सारी अपनी फ्रस्ट्रेशन अंकल पे निकालता था, जो हमारे राइटर हैं, कि मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ, और अपनी पोइट्री, जो कभी वो पोइट बन नहीं पाया तो अपनी पोइट्री उनको सुनाता था। व्हाट वाज द थॉट ऑफ कम्युनिस्ट फॉर द कम्युनिस्ट के लिए क्या थॉट थी स्टूडियो के लोगों की? तो मैंने आपको बताया था उनके अकॉर्डिंग कम्युनिस्ट वो था जिसको ना ही अपने बच्चों से प्यार था, ना ही अपने माता पिता से। उनकी जान भी ले लेगा तो उसे फर्क नहीं पड़ेगा, और वो किसी रिलीजन को फॉलो नहीं करता था। सिंपल, रीड इट। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रोज राइटिंग कैन नॉट बी द परस्यूट ऑफ अ जीनियस। उन्होंने कहा था ऐसा, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट। रीड इट। हमारे ऑथर ने कहा था जीनियस लोगों का जो है उनका वो ये प्रोज राइटिंग, राइटर नहीं बन सकता एक जीनियस इंसान, क्योंकि राइटर को बार बार रिजेक्शन सहना पड़ता है। राइटर बार बार रिजेक्शन सहते हैं, उन्हें बुरा नहीं लगता अगर कोई रिजेक्ट हो जाता है। उन्होंने पब्लिशर्स को 10 किताबें लिख के भेज दी, अगर वो वापस भी आ जाती है तो उन्हें बुरा नहीं लगता, वो अगली किताब लिखने बैठ जाते हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा कि भैया जो राइटिंग एज अ प्रोफेशन है वो जीनियस का नहीं है, वो ऐसे लोगों का है जो हर चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाउ डिड लॉयर अनविटिंगली ब्रिंग एन एंड टू द करियर ऑफ यंग एक्ट्रेस। वो आपको पता है उन्होंने पूरी की पूरी वो रिकॉर्डिंग चला दी थी, वो जॉब छोड़ देती है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ऑथर्स लिटरेरी इंक्लिनेशन। और रीड दिस क्वेश्चन केयरफुली। ऑथर का रीडिंग की तरफ बहुत ज़्यादा उनका आप कह सकते हो झुकाव था। वो वैसे रीडिंग आर्टिकल्स तो पढ़ते ही रहते थे अपनी इंडस्ट्री वाले। अब गाइज उन्होंने जो है आपने देखा कि उन्होंने एक मैगजीन के उसमें भी पार्टिसिपेट करा था, और साथ ही के साथ जब उन्हें वो बुक दिखी तो वो बुक भी खरीद लेते फुटपाथ से। कोई भी बुक ऐसे मिली नहीं, थॉट आई शुड रीड इट। तो आप यहाँ पे देख सकते
सकते हो उनका रीडिंग इंक्लिनेशन बहुत अच्छा था। तभी जो ये पोएट एंड पैन की एक चैप्टर है आपके इंटायर फ्लेमिंगो बुक का सबसे बेहतरीन नैरेटिव है। पहले आपको चैप्टर डर लग रहा था ना, अभी पढ़ा है आपने रिसेंट वीडियो से, फ्लेमिंगो वन शॉट से, नहीं पढ़ा तो पढ़ लेना। इससे अच्छा नरेशन अभी तक आपकी बुक में नहीं है, क्योंकि इतने अच्छे स्टाइल में किया गया, क्योंकि ऑथर की रीडिंग स्किल्स इतनी अच्छी थी एंड ही वॉज अ वेरी गुड ऑथर, इसलिए। ठीक है, तो ये आप चेक कर लो। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये आ गया हमारा उम्बर्टो एको वाला, या फिर आपको इंटरव्यू वाला। डिफाइन इंटरस्टाइसेस एज एक्सप्लेन बाय उम्बर्टो एको। ठीक है, ये थोड़े थोड़े स्मॉल हो चुके हैं, सॉरी। तो मैं आपको ये जब मैं इंस्टाग्राम पे अपलोड करूंगी तो आई विल चेंज द फोन्स। ओके, तो इंटरव्यू के दौरान वो जब मुकुंद जी पूछता है कि आप इतनी सारी चीज़ें एक साथ कैसे कर लेते हो, तो उम्बर्टो एको बताते हैं मैं इंटरस्टाइसेस में काम करते हो, यानी कि जो भी मेरे दिन में खाली समय होता है, जैसे अभी आप पार्किंग से ऊपर आ रहे थे, आपके आने में कुछ देर होती, 3 फ्लोर आप जो है आते, तो इतनी देर में मैंने आर्टिकल लिख लिया, ये इंटरस्टाइसेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज लुइस कैरल हैव अ हॉरर ऑफ इंटरव्यूज़। लुइस कैरल क्यों डरते थे इंटरव्यू से? क्योंकि गाइस उन्हें डर लगता था, बस बता रखा है ये, वो सबसे दूर रहते थे। कोई एक्वेंटेस हो गया, कोई इंटरव्यू लेने आता था, कोई ऑटोग्राफ लेने, जो कौन थे ये, उसके राइटर थे एलिस इन द वंडरलैंड के। लाइक बीइंग इंटरव्यूड, ये अच्छा क्वेश्चन है कि आपको लगता है कि उन्हें अच्छा लगता होगा। तो उम्बर्टो एको को भी देखो, आई डोंट थिंक सो कि वो भी इतना हाईली मानते थे इंटरव्यूज़ को, उम्बर्टो एको, क्योंकि जब भी उनका कोई इंटरव्यू होता था तो वो लोग उनका इंटरव्यू एज अ उनकी जो नॉवल का राइटर के तरह लेने आते थे, कि भाई वो एक नॉवल फेमस हो गई, उस बेसिस पे उनका इंटरव्यू लिया जाता था। कभी भी उनका एज अ अकेडमिक, कि वो कितने महान अकेडमिक है, उसके बेसिस पे उनका इंटरव्यू नहीं ले गया। तो इसलिए ही डिडंट थिंक हाईली ऑफ इंटरव्यूज़। ठीक है, वो कहते तो थे मैं तो पेन क्लब्स का मेंबर थोड़ी हूँ, मैं रीडिंग क्लब्स का मेंबर थोड़ी हूँ, मैं तो हर समय अपने कॉलेज में रहता हूँ, मैं तो सैटरडेज को नॉवल लिखता हूँ, बट फिर भी लोग मुझे जान पा रहे हैं इंटरव्यूज़ की वजह से, ये सब चीज़ों की वजह से, अपनी नॉवल की वजह से लोग सिर्फ उन्हें एज अ राइटर जान पा रहे थे। तो ऑब्वियसली ये चीज़ तो हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड रुडियर किपलिंग लुक एट द इंटरव्यूज़। यू कैन चेक इट, उनकी वाइफ वाला, कि वो कहते हैं असॉल्ट है वो। अब ये देखो, हाउ आर इंटरव्यूज़ डिस्पाइट देयर ड्रॉबैक्स। तो देखो इंटरव्यू के ड्रॉबैक तो है, बट फिर भी बहुत अच्छे, क्योंकि कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में जो नॉलेज हमें मिलती है वो इंटरव्यूज़ से मिलती है। What is the belief in some primitive culture about being photographed। तो देखो पुराने ज़माने की कुछ ऐसी बिलीव है कि फोटोग्राफ जो है एक इंसान की सोल चुरा लेती है और उसे डिमिनिश कर देती है, यानी कि एक इंसान की सोल चुरा लेगी वो और उसे डिमिनिश कर देगी। वी माइट हैव व्हाट माइट हैव सॉल बेलो मेंट बाय थंबप्रिंट्स ऑन विंड पाइप। सॉल बेलो ने कहा इंटरव्यू करते हुए उन्हें लगता है थंबप्रिंट ऑफ विंड पाइप, यानी कि वो कहना चाहते हैं उन्हें बहुत सफोकेटेड फील होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उम्बर्टो एको कंसिडर हिमसेल्फ एज अ नॉवेलिस्ट फर्स्ट और एन एकेडमिक स्कॉलर। क्या वो कहते हैं मैं पहले कौन हूँ? तो वो सीधा जवाब देते हैं कि मैं पहला एक एकेडमिक स्कॉलर हूँ, मैं एक मतलब टीचर हूँ, बाद में एक प्रोफेसर हूँ, बाद में मैं एक नॉवेलिस्ट हूँ। बट हाँ, आजकल लोग मुझे एज अ नॉवेलिस्ट ज़्यादा जानते हैं, तो ऑब्वियसली वो उसमें कुछ कर नहीं सकते हैं, बिकॉज जो उनका सब्जेक्ट है वो सेमियोटिक्स साइन लैंग्वेजेस पढ़ाते हैं, तो उसमें बहुत सारे लोग नहीं पढ़ेंगे उस चीज़ को, तो ही एक्सेप्टेड दैट थिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन रीजन ऑफ ह्यूज सक्सेस ऑफ हिज नॉवल नेम ऑफ द रोज। उस सक्सेस का एक मिस्ट्री है। उन्होंने कहा उनसे पहले भी मेडिवल हिस्ट्री पे किताबें लिखी गई हैं, आगे भी लिखी जाएंगी। कोई भी नॉवल सक्सेसफुल होगी, लोगों को वो पसंद आएगी, वर्ल्ड के लोगों को, ये एक मिस्ट्री है। पता नहीं कब लोगों को इतनी डिफिकल्ट नॉवल पसंद है, ऐसा हो भी सकता है लोगों को कोई सिंपल सी चीज़ पसंद में आ जाए। इट इज़ अ मिस्ट्री, यही बात यहाँ लिखी गई है। अब आते हैं गाइज हम अपने लास्ट चैप्टर पे, जो है हमारा गोइंग प्लेसेस। अगर मैं आपको बताऊँ तो ये इंटरव्यू चैप्टर से तो ना MCQ क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांस है, क्योंकि इस पर ज़्यादा चांस है। लॉन्ग शॉट भी अभी मैं आपको और भी कराऊंगी, और गोइंग प्लेसेस पे लॉन्ग शॉट के ज़्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है, तो गोइंग प्लेसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो अब हम, सोफी इज अ टिपिकल एडोलेसेंट हीरो वर्शिपर हु कैरीज हर फैंटेसाइजिंग टू फार। देखो डे ड्रीमिंग हीरो वर्शिप तो हम भी करते होंगे कभी ना कभी, बट सोफी टू फार ले गई जब वो वहाँ जाके बैठ जाती है ना कैनाल पे। हद बार तो उसने वहाँ पे करी। ठीक है, सोच रही थी डैनी कैसी है, डैनी कैसी है, भाई को भी बता दिया, पापा को बता दिया, कह रही दुकान खरीद लूंगी, इनफ। बट वो जो वो कैनाल पे जाके बैठी एंड शी टॉर्चर्ड हरसेल्फ देयर, कि आ रहा है नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है तो बुरा लग रहा है, फिर कह रही है अरे आएगा, फिर वापस रॉयसी की विंडो पे जाके कह रही है कि अरे हम ऐसे मिले थे। तो शी वॉज टॉर्चरिंग हरसेल्फ रादर देन दिस। उससे अपनी उस ड्रीम पे ध्यान देना चाहिए था कि उसे फैशन डिज़ाइनर बनना है, जैसा मुकेश था कि उसने कहा कि मैं मेहनत करूँगा। समझ गए? तो ये चीज़ है। येस, सोफी एक टिपिकल एडोलेसेंट है जो कई बार वर्शिप में लग जाते हैं, हीरो वर्शिप में। यहाँ पे उसके केस में हीरो कौन है? डैनी कैसी, जो एक फुटबॉल स्टार है। वो उसको फैंटेसाइज करती है, ऐसा सोचती है कि वो उसको मिली है, सोचती है कि उसका जो है ऑटोग्राफ लेगी वो। ये सब चीज़ें जो है उसको नॉर्मल लगती हैं गाइज। और इवन वो ये भी अपनी फैमिली को बताती है कि वो उसके साथ डेट पे जाएगी जहाँ पे वो उसको ऑटोग्राफ देगा, और लिटरली वहाँ जाके उसका वेट करती है। ये बहुत एबनॉर्मल बिहेवियर है दैट उसको लग रहा है एक ड्रीम जो उसने अपने दिमाग में सोची है मनगढ़ंत बात को वो सच करने वहाँ बैठ गई थी। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज डैनी कैसी, व्हाई सोफी टॉक अबाउट हिम। डैनी कैसी एक यंग आयरिश फुटबॉल प्लेयर है, तो उनके वो फैंटेसाइज करती थी, उनके फेवरेट प्लेयर थे, ठीक है। डू यू थिंक सोफी एंड जेंसी आर पोल अपार्ट इन देयर एटीट्यूड। यस, मतलब कि सोफी और जेंसी बहुत डिफरेंट है। पोल अपार्ट मतलब एक नॉर्थ पोल तो दूसरा साउथ पोल। डेफिनेटली सोफी एक ड्रीमर है, ड्रीमर होना इज़ गुड, बट वो ड्रीमर होने को बहुत एक्सटेंसिव वे में ले चुकी है, वो डे ड्रीमिंग को हद पार कर चुकी है वो उस चीज़ की। शी इज़ इनटू वेरी मच ऑफ हीरो वर्शिप, कि वो वहाँ जाके बैठ गई कि भाई मिलने आ रहा है मेरे से। वहीं पे अगर हम बात करें जैनजी की, जैनजी एक बिल्कुल ग्राउंड पे रहने वाली लड़की है, उसको पता है रियलिटी कि हमें बिस्किट फैक्ट्री में जाके काम करना है, तो सिर्फ सोचना कि स्टूडियो खोलूंगी, ये करूँगी, वो करूँगी, उससे कुछ नहीं होगा। रादर देन दिस उसको अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए, वो सोफ़ी को भी समझाती है। तो सोफ़ी और जैनजी बिल्कुल डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई वॉज सोफ़ी जेलस ऑफ हर जियो ऑफ साइलेंस। अपने भाई के साइलेंस से क्यों वो होती थी जेलस, बिकॉज शी क्रेव्ड फॉर हिज अफेक्शन। वो चाहती थी कि वो उसका भाई टाइम स्पेंड करे एंड दे शुड एंजॉय देयर लाइफ, ठीक है। बट वो बहुत इंट्रोवर्ट था, तो शी वॉज जेलस। उसे लगता था कि मैं तो घर में बैठी रहती हूँ, आई डोंट गो एनीवेयर, और मेरा भाई जब बाहर जाता है वहाँ सिटी में, तो उसकी एक अच्छी अपनी अलग सी लाइफ होगी। तो कहीं ना कहीं वो अपनी लाइफ से खुश नहीं थी। शी बिलोंग टू मिडिल क्लास फैमिली, और वो वहाँ हीरो वर्शिप में लगी हुई थी, तो शी वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद हर लाइफ। हाउ इज़ द टाइटल गोइंग प्लेसेस मोस्ट अप्रोप्रिएट। तो हाँ भाई, गोइंग प्लेसेस बहुत अप्रोप्रिएट है, क्योंकि सोफ़ी इधर से उधर जगह अपनी इमेजिनेशन में घूमती रहती है, ठीक है। तो इसलिए उसने अपनी लाइफ के अलग अलग एरियाज में खुद को इमेजिन कर रखा है, कभी एक्ट्रेस, कभी ये, कभी डैनी कैसी की गर्लफ्रेंड। तो वो सब चीज़ें वो इमेजिन कर रही है सिर्फ अपने दिमाग में। तो सोफ़ी अपने दिमाग में काफ़ी जगहों पे घूमती रहती है, तो ये उसकी जर्नी दिखाता है ड्रीम वर्ल्ड की। तो नाम बिल्कुल ठीक है, गोइंग प्लेसेस। लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज वीडियो, व्हाट इंप्रेशन डू यू फॉर्म ऑफ सोफ़ी ऑन रीडिंग द स्टोरी गोइंग प्लेसेस। तो सोफ़ी इज लाइक एनी अदर टीनेजर हैविंग हर ओन ड्रीम एंड फैंटेसीज, ठीक है। तो काफ़ी सारे टीनेजर ड्रीम्स होती है, फैंसीज होती है अपनी, बट सोफ़ी एक एस्केपिस्ट है। एस्केपिस्ट मतलब वो रियलिटी से भागने के लिए ड्रीम करती है, उसका एम्बिशन है, बट उसकी रियलिटी जो है ना लाइफ की, वो उसे पूरा नहीं करने देंगी। उसे बुटीक खोलना है, उसे फैशन डिज़ाइनर बनना है, बट वो सब वो पूरा क्यों नहीं कर पा रही है, क्योंकि देखो गाइस, वो हीरो वर्शिप पे रहता देन कि वो पढ़ाई लिखाई करने के लिए अपने पेरेंट्स को बनाए, कहे मुझे फैशन डिज़ाइनिंग करनी है, उस चीज़ पर ध्यान दे। नहीं, वो बैठ के हीरो वर्शिप कर रही है, क्या उससे उसका फैशन डिज़ाइनर बनने का सपना सच होगा? नहीं ना। तो वो बस ड्रीम वर्ल्ड में फंसी हुई है सोफ़ी, ये चीज़ उसके बारे में हमें सफ़र आ रही है। शी सफ़र बिकॉज ऑफ हर ड्रीम विच आर द क्रिएशन ऑफ हर ओन माइंड। उसको सफ़र क्यों हो रही है, वो उसने ड्रीम इतने बड़े बड़े अपने दिमाग में जो है घेर कर लिए हैं, और उसके लिए वर्क वो नहीं कर रही है, तो इसलिए वो टॉर्चर्ड फील करती है, सफ़र फील करती है। जैसे आपने लास्ट ऑफ द चैप्टर में देखा ना कि कितना बुरा उसे लग रहा था डैनी मिलने एंड ऑल दैट। विद दिस हमने वन शॉट में इस पूरी बुक के, फ्लेमिंगो बुक के ना, वो क्वेश्चन कवर करे हैं जो एक बेसिक रॉ मटेरियल क्वेश्चन आप कह लो। क्या पता यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए, बहुत बार प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ये क्वेश्चन आंसर करने के बाद, इन्हें प्रैक्टिस करने के बाद आप बहुत सारे क्वेश्चन को और प्रैक्टिस कर पाओगे। अब मिलती हूँ मैं आपसे कल। विद दिस बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक। एंड अगर आपको क्लास 12 इंग्लिश में फुल मार्क्स लेकर आने हैं, 100 और 100 मार्क्स लेकर आने हैं, तो अगेन आई एम टेलिंग यू, गो एंड चेक आउट माई चैनल। एक बार जाके वहाँ स्क्रॉल करके देख लो, 100 में से 100 नंबर आपके जो है पक्के होंगे जब आप मेरे जो वीडियोस मैंने रिसेंटली अपलोड करी हैं उनको जाके एक्सेस करोगे। आप फ्लेमिंगो बुक का वन शॉट देखिए, विस्तास का देखिए, पोइट्री देखिए, और जो रोज़ मैं आप लोगों के लिए वीडियोस अपलोड करी हूँ गाइज, गो एंड वॉच इट। एंड धीरे धीरे हमारी पूरी तैयारी हो जाएगी। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड एग्जाम। मैं चलती हूँ, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। ऑल माय प्यारे प्यारे भाई बहनों, बाय बाय।